दोस्तों माजिद मकसूद है। दोस्तों आज हम बहुत ही एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं और एजुकेशन के लिए मैं कहता हूँ कि इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और आज मेरे साथ एक एनालिस्ट मौजूद है, नसीर मेमून साहब। उनसे पूछेंगे क्योंकि मुल्क में इमरजेंसी का नफाज होने जा रहा है और मुल्क में एजुकेशन इमरजेंसी का नफाज होने जा रहा है। तो मैं नसीर साहब से पूछना चाहूंगा। नसीर साहब, सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये मरकज से और वजीर आजम साहब मुल्क में इमरजेंसी का निफाज चाहते हैं और वो एक दो दिन में शायद अनाउंस करेंगे। लेकिन प्रोवाइडेड कि हमारे पास तो अभी 18 अमेंडमेंट के बाद ये तो सब्जेक्ट अब सुबह के पास आया है, तो ये कैसे वर्कआउट होगा? जी, बहुत शुक्रिया माजिद। आप उस तालीमी इमरजेंसी की बात करें जिसका कहीं जिक्र शहबाज शरीफ साहब ने किसी तकरीब में किया है। अम, सियासतदान, बहुत सारी अच्छी बातें उनमें होती हैं। एक उनमें आदत ये भी होती है कि अल्फाज का बगैर सोचे समझे और मफहूम के तफसील में जाने के अल्फाज अदा कर देते हैं, क्योंकि उससे हेडलाइन भी बन जाती है और तकरीर भी करनी है तो कोई ना कोई बात तो करनी होती है। अब तहलीम इमरजेंसी, आपको याद होगा कि शायद 2-3 साल पहले या 4 साल पहले सिंध में भी वजीर आला साहब ने ऐसा एक ऐलान किया जी बिल्कुल। और लोगों ने कहा कि कल से पता नहीं क्या होने वाला है, एकदम से इनकलाब आ जाएगा और तहलीम इमरजेंसी आ गई। फिर आपने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ, जी बिल्कुल। क्योंकि ये एक ऐलान था, एक सियासी स्टेटमेंट थी। कुछ मैंने नहीं कहता कि कुछ भी नहीं हुआ होगा, थोड़ी बहुत हिलचल हुई होगी, बट लेकिन आप जब कहते हैं कि इमरजेंसी नाफिज हो गई तो फिर एक बड़ी स्टेटमेंट। जैसे कोई हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड होता है, उसका क्या मफहूम होता है? उसका मफहूम होता है कि सारे काम खत्म, किसी और की तरफ नहीं देखना। ये जो पेशेंट अभी एंटर हुआ है, तमाम डॉक्टर, नर्सेज, टेक्नीशियंस उसको अटेंड करेंगे, बिकॉज दैट इज इमरजेंसी। 24 आवर्स। या फिर आप 24 आवर्स राउंड द क्लॉक। जी। फिर आप वैसे अगर कोई रैन इमरजेंसी आ जाए तो आप कहते हैं अच्छा तमाम चीजें खत्म, सारा अमला वापस, छुट्टियां मनसूख, सेक्रेटरी साहब दफ्तर में 24 घंटे की ड्यूटी, मॉनिटरिंग होगी, ये होगा। जब तक ये इमरजेंसी के हालात टल नहीं जाते हम अलर्ट है, हम बैठे हैं, एक एक चीज को देख रहे हैं। एक तो ये शॉर्ट टर्म इमरजेंसीज होती है ना, बारिश आ गई, पेशेंट आ गया, ये शॉर्ट टर्म इमरजेंसी। लेकिन अगर खुदा न खासा वार इमरजेंसी होती है, जरा लॉन्गर टर्म होती है ना, फिर आपको उसके लिए एक रोड मैप देना पड़ता है कि व्हाट यू मीन बाय इट। एजुकेशन, हेल्थ, पीने का पानी, ये जो तमाम चीजें जो इंसानी जिंदगी से वाबस्ता हैं, ये तो नस्लों तक उनका उनका दायरा है। उसकी तो इमरजेंसी के लिए आपको पहला काम करना पड़ता है कि आप एक रोड मैप तो बनाए ना, आप कहना क्या चाहते हैं इमरजेंसी। राइट सर। एजुकेशन, हजार मसले हैं ना एजुकेशन के। देखें, मैं पेशेंट की तरफ वापस आता हूँ, वहां एक मसला होता होगा, खुदा न खासा किसी के हार्ट का इशू, खुदा न खासा किसी को बुलेट ने हिट कर लिया। वो एक जगह होती है, मखसूस पेन होता है, मखसूस इशू होता है, आप उसको जाके एड्रेस करते हैं। एजुकेशन में आपके पास ये नहीं कह सकते माजिद साहब कि ये फला एक चीज है, बस उसको ठीक कर दो, कल से एजुकेशन जबरदस्त हो जाएगी, चौबीस राइट घंटे सर। में एजुकेशन अपने पाँव पे खड़े होकर जनरल वार्ड में शिफ्ट हो जाएगी, परसों घर चली जाएगी। ऐसे तो नहीं होगा। आपको एजुकेशन की इमरजेंसी के डिटेल्स तय करने पड़ेंगे। पहले आपके पास एक प्रॉपर एनालिसिस हो। एनालिसिस तो चले आपको बहुत मिल जाएगा। एनालिसिस ये है कि आपकी हर चीज खराब है, सिंपल। एजुकेशन में आपकी हर चीज खराबी, ये तज्जिया आपके सामने कोई जुटलाना चाहे तो मुझसे बात कर, कोई एक चीज बता दे। आप भी इस सेक्टर में काम करते हैं, कह दें कि जी नहीं फला चीज बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज अच्छी नहीं। राइट सर। सिंध में खराब है, बदतर है, पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भी अच्छी नहीं। 3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है पंजाब से, 1,27,000 टीचर्स की शॉर्टेज सैंक्शनड स्ट्रेंथ की। सोचें जरा, पंजाब जिसको हम आमतौर पर समझते हैं कि बहुत अच्छी हुक्मरानी का सूबा है, और हमसे सिंध से मैं कंपेरेटिवली कहता हूं कि यस बेहतर है, लेकिन असल हालात ये हैं, आप पर्दा उठा दें तो असल गवर्नेंस नजर आ जाती है। भाई 1,27,000 टीचर कोई कम तादाद है जो आपके पास नहीं। तो ये हालात पंजाब के हैं। बाकी सूबों में भी कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन हालात तालीम के पाकिस्तान के अच्छे नहीं। आप कोई इंडिकेटर पाकिस्तान का उठा, और अगर आप सिंध पे ज्यादा फोकस बात करें तो हम सिंध पे बहुत बात करते हैं, लेकिन मैं वजीर आजम साहब की चूंकि स्टेटमेंट है तो मैं समझता हूँ कि वो नेशनल लेवल पे बात करेंगे, वो तो एक सूबे की बात नहीं करेंगे, प्राइम मिनिस्टर। आपकी बात ठीक है कि ये महकमा सूबाई है, इख्तियारात अब इसके सूबे के पास हमेशा से। 18वीं तरमीम से पहले भी जहन में रखिएगा, एजुकेशन वाज ऑलवेज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। एजुकेशन 18वीं तरमीम के बाद सूबाई थोड़ी बना है, शुरू से सूबाई था, 18वीं तरमीम के बाद भी सूबाई है। तो लेकिन एक वफाक में एक वो जो होती थी ना कंकरेंट लिस्ट, तो वफाक में एक मिनिस्ट्री मौजूद, तो वो एबालिश हुई थी, जिसको एक नया नाम देके फिर दोबारा जिंदा भी कर दिया, खत्म तो वो भी नहीं हुई।
नाम बदले हैं ना कुछ वजारतों के। ये भी एक बड़ा मसला है कि आपकी इतनी वजारतें वफाक में मौजूद है जो 18वीं तरमीम के बाद टोटली सूबों को डिवॉल्व फंक्शन। चले अब वजीर आजम साहब हैं, पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं, उनको तालीम का कंसर्न होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अब वजीर आजम साहब या हमारे वजीर आला साहब जिन्होंने ऐलान किया था, क्या वो कौम को, मुल्क को, लोगों को, आवाम को बताएंगे कि इमरजेंसी से मुराद उनकी 1 2 3 कहें कि जी तालीम वसी शोबा है, बड़े मसाइल हैं, ये 3 चीजें, ये टॉप ऑफ द लाइन है, इनको हम ठीक करेंगे और बाकी चीजें उसके ज़ेर असर ठीक हो जाएंगी। और ऐसे होता है कि जहाँ कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं तो आप 2 3 चीजें पिक कर लेते हैं कि यार ये मेरी प्रायोरिटी है, यहां से मैं शुरू करूंगा और आस्ते आस्ते मैं रोल आउट करके ना 5 साल के अंदर में चीजों को ठीक कर ले। अब अगर मुझसे पूछें, सर एक चीज जी प्लीज। मैं आप इजाफा करना चाहूँ, मैंने ये वॉइस ऑफ अमेरिका में भी सुना था, उन्होंने फेडरल सेक्रेटरी का रेफरेंस देकर बात की थी। उन्होंने कहा कि हमारा जी प्लान ये है कि जो हमारे 2.5 करोड़ बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर हैं, तो हम इनको कम से कम कोई 90 लाख तक ले आएंगे, बाकी बच्चों को स्कूल में ले जाएंगे। मतलब है कि उसकी स्ट्रेटेजी नहीं बताई उन्होंने, लेकिन ये बात उन्होंने हम्म। कही कि हम जो इनको 90 लाख तक लाएंगे, 4 साल की इमरजेंसी होगी। लेकिन उसकी उसकी कोई भी, मैंने उसको देखा, बार बार देखा, तो उसमें कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये किस तरह लाएंगे। अब ये जो उन्होंने अहदाफ तय किए हैं चले कोई एक चीज उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली, मैं इसको भी अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन सेक्रेटरी साहब को पता है कि ये नंबर्स 2.5 करोड़ के जो है ये सूबों के अंदर है। तो आप जो भी टारगेट तय करने जा रहे हैं, जो हिकमत अमली बनाने जा रहे हैं, टाइम की, वक्त, जो 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 चीजें आप डाल रहे हैं, बराए मेहरबानी पर सूबों से बात कर। हर सूबे के हालात पेक्युलर हैं, आप उनसे बात करें, उनसे उनके एदाद व शुमार ले लें, उनसे उनकी हिकमत अमली ले लें, सबको साथ बिठाएं, फिर आप उनको मिला के नेशनल लेवल की स्ट्रेटेजी बना दें, वो बात समझ में आएगी। लेकिन आप तो कब कह दिया कि 2.5 करोड़ में से 90 लाख नहीं होंगे, मैं कहता हूँ अच्छा 91 लाख क्यों नहीं है फॉर एग्जाम्पल। कोई कैलकुलेशन की बेसिस होगी ना, मैजिक नंबर है ना, 9 मिलियन ना, या तो राउंड ऑफ करते कि जी मैं आधे निकालूंगा, मैं कहूँ अच्छा यार ब्रॉड सी बात। उन्होंने स्पेसिफिकली 9 मिलियन को पिन पॉइंट किया है, विच इज गुड कि उनके पास कोई टारगेट है। तो हो सकता है उन्होंने वर्किंग की हो, हमें बता देंगे तो हमें खुशी होगी। तो एक तो टारगेट, ये बात बुनियादी बात सही है कि अगर आपके 2.5 करोड़ स्कूल गोइंग एज के बच्चे स्कूल से बाहर हैं तो ये बहुत सीरियस मसला है। जो बच्चा स्कूल से बाहर है स्कूल जाने की उम्र में, वो कहाँ होता है? वो या तो अब्यूज हो रहा होता है, या चाइल्ड लेबर में होता है, किसी ऐसे शायद मदरसे में हो, मदरसे सारे खराब नहीं है लेकिन बहुत सारे मदरसों में इंतहा पसंदी भी होती है, वहां पे बच्चों को इस्तेमाल भी करते हैं। हो सकता है किसी ऐसी जगह के हत्थे चढ़ जाए वो बच्चा, हमें नहीं पता वो बच्चे। बहरहाल जो स्कूल से बाहर बच्चा है वो समाज के लिए इंतहाई नुकसान भी है, और उनका एक हिस्सा समाज के लिए खतरनाक भी हो जाता है अगर गलत रास्ते पे चले गए। वो नारकोटिक्स में जा सकते हैं, बच्चा है ना, उसको क्या पता है, उसको कोई भी इस्तेमाल कर लेगा। उसकी फिजिकल अब्यूज हो सकती है, उसकी सेक्सुअल अब्यूज हो सकती है, उसको आप हर गलत राह पे, डगर पे उस बच्चे को इस्तेमाल किया जाए। स्कूल में मैं नहीं कहता कि स्कूल में हर 100% सारे बच्चे ठीक होते हैं, वहां कुछ नहीं होता, लेकिन एक प्रोटेक्ट जगह है, पेरेंट्स को पता है, टीचर है, हुकूमत है, उसकी कोई निगरानी करता है, तो निस्बतन बेहतर जगह होती है। अब पहला हदफ तो यह है, इससे मैं एग्री करता हूं, बच्चे स्कूल के अंदर स्कूलिंग सिस्टम में होने चाहिए। मैं अभी स्कूल से मुराद इमारत नहीं लेना चाहता, और इसमें मैं आता हूं। उसके साथ आप मजीद क्या करेंगे, फिर आपके पास जो नया मसला है कि आपके पास जितने स्कूल्स हैं, अभी तो नए स्कूल्स पे अभी अलग बात करते हैं, जो बच्चे स्कूल में हैं वो भी अमली तौर पर स्कूल में नहीं है, या उनके पास टीचर नहीं है, टीचर है तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, अगर है तो गायब है, और अगर स्कूल में आ रहा है तो पढ़ाता ठीक नहीं है या पढ़ाती ठीक नहीं है। 10 की जगह एक टीचर है, कहीं 10 की जगह 100 टीचर हैं। ये टीचर का एक सर्टेन मिनिमम रेशो के साथ हर स्कूल में अवेलेबिलिटी, और जो आपको फंक्शंस चाहिए उस टीचर से, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी समझ उस पर ठीक हो, ये दूसरा बड़ा गैप है जिसको ठीक करने की। यहाँ आप तालीम के मयार की बात कर रहे हैं, पहले आप कहते हैं कि अच्छा लिखत पढ़त समझ ले, बेसिक चीजें आ जाए, विच इज ओके। हम जो बहुत सारे पीछे रह गए हैं ममालिक, उनका पहला हदफ होता है कि कम से कम वो जो किसे कहते हैं ना, बेसिक लिटरेसी, बेसिक न्यूमरेसी, वो आ जाए, 2 जमा 2 कर ले, अपना नाम लिख ले, सिंधी, उर्दू, या जिस जबान में, पश्तो में अगर पढ़ रहा है, जिस जबान में पढ़ रहा है तो अपनी अपनी जबान में कोई जुमला लिख ले, पढ़ ले, ये बेसिक चीजें हो ना, तो वो जिंदगी उसकी बदल जाती है उससे, स्पेशली खवातीन के लिए। तो एक तो ये थे। अब आपकी उस टारगेट की तरफ आते हैं जो आप कह रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया। तो अगर 2.5 करोड़ में से 90 लाख को हम बाहर निकालें तो 1 करोड़ 60 लाख बच्चे फिर भी रह गए।
इस वक्त पाकिस्तान के पूरे स्कूलिंग सिस्टम में मेरा ख्याल है शायद इतने ही बच्चे होंगे। नहीं सर, उसने आप कहा नंबर कि 90 लाख जो बच्चा है वो भले आउट ऑफ स्कूल हो, बाकी जो रेस्ट है हाँ, उसको लाएंगे, उसको हम स्कूल में लाएंगे। तो रेस्ट में से मुराद ये है ना कि माजर अगर 2.5 करोड़ बच्चा बाहर है, 90 लाख पे आप कंप्रोमाइज करें कि मैं इसको सेकंड फेज में ले जाऊं, तो हाँ 1 करोड़ 60 लाख बच गया जी ना। जी तो 1 करोड़ 60 लाख इस वक्त पाकिस्तान में शायद जो अदरवाइज एजुकेशन सिस्टम में बच्चे हैं, शायद वो इतने ही होंगे, इससे ज्यादा कम नहीं होंगे जी जी। लगभग। देखिए आपके 5-6 मिलियन तो शायद सिंध में है मेरा ख्याल है, जो बच्चे हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है फिगर। नहीं, हमारे पास भी सर कितने बच्चे हैं? तकरीबन सर अभी जो आई है सर, वो तकरीबन 7 पॉइंट समथिंग है, 7.2 लेकिन आप प्राइवेट स्कूल्स मिला रहे हैं, उसमें प्राइवेट स्कूल्स शामिल कर रहे हैं अच्छा, जो आप एनरोल की बात कर रहे हैं सर, एनरोल जो है जी, वो इनरोलमेंट नहीं नहीं, वो तो वही है सर, 4.5 मिलियन जो एनरोल्ड है। 4.5 मिलियन। अब आप चलें, आप सिंध का केस ले लें, यहां से शुरू करते हैं। सिंध में ऑफिशियली तो फिगर्स मुख्तलिफ चल रही हैं। जी बिल्कुल। 7 मिलियन की एक सर्वे ने बात की, 6.2 मिलियन की बात आती है। अभी तालीम के वजीर ने वजीर आला के साथ मीटिंग वो की तो फोर उसको पॉइंट रिपोर्ट समथिंग। हुआ है ऑफिशियली 4.2 मिलियन। जी जी। अच्छा, 4.2 उठा लें। हाँ 4.2 मिलियन का मतलब है कि जितने बच्चे इस वक्त आपके सरकारी स्कूल के अंदर हैं, इतने ही बच्चे स्कूल के बाहर हैं बिल्कुल। कम जी से कम ये बिल्कुल। तो क्लियर हो गया। हाँ अब आप अगर बिल्डिंग्स पे आते हैं, तो अगर आपके पास आज 40-45 हजार बिल्डिंग्स हैं या स्कूल्स हैं, चले जी। बिल्डिंग्स पता नहीं हाँ कितनी है, हाँ आप कहते हैं 40-45 हजार स्कूल्स हैं, हाँ या शायद मिडिल वगैरह मिला लें 48 हजार हो गई कुछ, उनमें से कुछ मर्ज हुए हैं, कुछ इस तरह जी है, जी। 40 हजार से ऊपर है। तो अगर इतने ही बच्चों को फिर स्कूल में लाने के लिए अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर का सोच रहे हैं, तो फिर आप अनदर 40,000 स्कूल यस बिल्डिंग्स की बात। यस। तो जो आपने 75 बरस में बनाया, आप उतना नया बनाना चाहते हैं, सर एक तो हाई जहन स्कूल में को रखिए। 5 साल लगता है सर, एक हाई स्कूल बनाने के लिए, ये मुशर्रफ आपको मैं जैदी ने वो स्कूल दिखा सकता हूँ जो 10 साल से ज़ेर तमीर है, जैसे मस्जिद ऐसे। ज़ेर तमीर का बाहर बोर्ड लगा होता है और रखी होती है पेटी, तो इसको भी ज़ेर तमीर कर दिया है दोस्तों ने। अच्छा, उसके साथ आप ये ना भूलिएगा कि आपके 20,000 स्कूल फ्लड अफेक्टेड भी, जी। उनमें 6-6,500 कंप्लीटली डैमेज्ड है, हाँ तो वो भी शामिल कर लें तो आपका हदफ 50,000 तक चला जाएगा। अब सोल्यूशन साइड पे आते हैं ना, आज की दुनिया में और क्या हो रहा है, दुनिया में और कहाँ, और पाकिस्तान में और क्या मॉडल टेस्ट हो रहे हैं। प्लीज मेरी ये गुजारिश है कि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। अब आप ब्रिक एंड मॉर्टर की, ईंट की, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के और फर्नीचर और ये महंगे ठेकेदारी वाली सोच से खुद को लिबरेट करें, बाहर निकल आए। टेक्नोलॉजी हैज द सॉल्यूशन। ये एक मोबाइल फोन जो आपका आजकल अगर सादा से सादा उठा लेना, जो चाइना वाले कोई बल्क में आपको 10,000 रुपए में बना के दे देंगे, किसी आप उनकी कंपनी से एग्रीमेंट कर लें जिसमें बेसिक फीचर्स हो। आप बहुत में उसकी आईफोन वाली बात नहीं कर रहा, लेविश फोन की। तो अगर आप 10-15 हजार का एक टैबलेट या 20,000 का एक टैबलेट ले लेते हैं, मैं उस 1.5 लाख वाले लैपटॉप की भी बात नहीं कर रहा जो कि आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को देते हैं, उसमें एडवांस फीचर। प्राइमरी का बच्चा जिसको बेसिक लेसन्स लिटरेसी और न्यूमरेसी की चाहिए, जो 6 महीने का एक कोर्स, क्रैश कोर्स बना लें, वो बने हुए हैं, बनाना नहीं है आपके पास, बने हुए हैं और इदारों ने भी बनाए हैं। आप उसको उस टेबलेट पे ले आए, रिमोट टीचिंग का सिस्टम बनाएं, थोड़ी सी मॉनिटरिंग करें, दुनिया में मॉडल्स टेस्टेड हैं। हाँ, अगर उसमें आपने सियासी भर्तियां करनी है तो अभी से इना ले बना ले, पढ़ लें, लेकिन अगर आपने ठीक तरह से काम करना है तो ये नामुमकिन नहीं है कि आप 4-5 मिलियन बच्चों को नहीं पढ़ा सकते आज के समय। बिल्डिंगों से निकलें, फर्नीचरों से निकलें, असातिज़ा की भर्तियों से निकलें। ये सारा काम 1/10 एक्सपेंडिचर पे, उससे भी कम मैं कहता हूं। आप बच्चों को 6 से 12 महीने अंदर, चलो लंबा प्रोजेक्ट है, 2 साल लगा लें, 3 साल लगा लें, ये सारे बच्चे स्कूलिंग सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे, इनकी लिटरेसी हो जाएगी, इनकी न्यूमरेसी हो जाएगी। आप बेसिक न्यूमरेसी लिटरेसी का 1 साल या 2 साल का कोर्स बना लें, क्रैश कोर्स, और उसके ऊपर आप 5 जमात पास का सर्टिफिकेट इशू कर दें, दुनिया में आपको कोई नहीं रोकता। वैसे ही दुनिया में 5 जमात तक इम्तिहान नहीं होते, 5 जमात तक बच्चों को सिर्फ खेलना कूदना, इंजॉयमेंट के थ्रू, इंटरटेनमेंट के रिक्रेशनल। थ्रू और गेम्स के थ्रू सिखाया जाता है। जी ये तो रिक्रेशनल। हमारे यहाँ के लाठियां उठा के टीचर बैठे हैं और दरिंदों की तरह बच्चों को कूट रहे हैं, मार रहे हैं, ये दुनिया में खत्म हो गया भाई। तो आपको तो बेसिकली बच्चे को सिर्फ एक एंटरटेनिंग एनवायरनमेंट के थ्रू माइल करना है कि वो पढ़ने पढ़ाने पे आए और उसकी बेसिक चीजें ठीक करें। अभी उसको कोई जरूरत नहीं मोहम्मद बिन कासिम और 14 निकात और जो गजवाए हिंद पढ़ाने की, उसे सर बेसिक चीजें सिखा लें। आप सर मैट्रिक तक अगर देखें, कितने सब्जेक्ट हैं जो अननेसेसरी बच्चों पे बर्डन है जो पढ़ाते हैं, बिल्कुल सही, उसकी कोई जरूरत ही बिल्कुल नहीं सही है। करें, जरूरत ही नहीं है, वो रिपीट हो रहे होते हैं, वही चीजें आप दोबारा बार बार पढ़ा रहे होते हैं। आप बेसिकली बच्चों को अच्छा शहरी बनाने और थोड़ी सी स्किल की तरफ ले जाए।
से ज्यादा जरूरत। और ये देखें कि आपके कोर्स का कंटेंट क्या है। यहाँ क्या है कि अगर मैं डीएचए के स्कूल में पढ़ूं, आप मुझे एग्रीकल्चर पढ़ाते हैं जो कि मुझे जिंदगी में प्रैक्टिस नहीं करनी, और जो गांव में बच्चा कहीं दूर बैठा है जहां उसके आसपास खेत हैं, जहां दरख्त हैं, उसको अगर आप सिविल एविएशन की चीजें पढ़ाने लगे, ठीक है मालूमात के लिए पढ़ा दे, बुरी नहीं है, लेकिन उसको उसकी जिंदगी में उसकी रेलेवेंस कम हो जाए। तो कस्टमाइजेशन होती है दुनिया में कोर्सेज, यहाँ पे जिसको जिस तरह की तालीम, समझ और हुनर चाहिए, बल्क में आप वो ले आए। और 20-30% इंफॉर्मेशन के लिए, आप ज्योग्राफी भी हम पढ़ते थे, इंटरनेशनल ज्योग्राफी भी पढ़ाई जाती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, पढ़ाएं। मजहब पढ़ाना है, आप बताएं कि तमाम मजाहब की अच्छी चीजें में इंसानियत वाले कौन से पहलू हैं, आपकी सुन्नत, हदीस, बाइबल से, कुरान शरीफ से, हर मजहब से, क्योंकि हर मजहब का बच्चा आपके तालीम निजाम के अंदर है, उसको बताएं कि इन मजाहब में कौन सी अच्छी चीजें जो आपको अच्छा इंसान बना सकते। उसके लिए अगर इस उम्र में बच्चे को आयात याद नहीं हो रही, तो आप इसकी फिक्र ना करें, उसके पास जिंदगी पड़ी है, जिस आयात याद करनी है वो कर लेंगे। यहाँ पे आप उसको बुनियादी मैसेज सिखाएं ना, इंसान अच्छा बनाए, अच्छा शहरी, जिम्मेवार शहरी बनाए। उसके जहन में जो खराफात डाली गई है समाज ने कितने तसुबात भर दिए हैं बचपन से हमारी जिंदगी में, कभी हमने उसको देखा नहीं है। हमारे मजहब के घरों नाम में पे बच्चा सर। बड़ा होता है और औरत के साथ तसुब पे बड़ा होता है, लिसानी तसुब की बातें सुन के बड़ा होता है, मजहबी और फिरके वारियत की बातें सुन के बड़ा होता है। इस उम्र में बच्चे को सिर्फ इंसान बनाए, अच्छा शहरी बना ले, बाकी उसके आगे रास्ते खुले हैं, वो आगे जाके अपनी जिंदगी के तयन कर ले। आई मीन ये सारी चीजें अगर इमरजेंसी लगानी है तो फिर सोच समझ के उसका ऐलान करें, उसके पीछे होमवर्क करें। वजीर आजम के मुंह से एक ऐलान हो और आगे पीछे कोई होमवर्क ना हो, तो ये कोई अच्छी बात नहीं हो। अच्छा सर, ये कैसे हुआ, इसके पीछे अगर आप देखेंगे ना, ये एक दफा सर वो जो एमकेएम के मिनिस्टर हैं, जो उनके पार्लियामेंट्री लीडर हैं डॉक्टर सिद्दीकी साहब, उन्होंने वजीर आजम को रिक्वेस्ट किया कि तालीम के हालात बहुत खराब है। ये वजीर आजम का अपना आइडिया नहीं है, उसको सिद्दीकी साहब ने कहा, डॉन अकॉर्डिंग टू डॉन उसकी रिपोर्ट है कि उसने उसको कहा कि सर हम मुल्क में इमरजेंसी लगाए, मुल्क के हालात खराब है। उसने कहा हाँ बिल्कुल लगाते हैं। तो उसने इसकी बात कर दी, तो वो वहां से निकली है खबर। और अब ये सुना है, जैसे सर ये हमेशा कहते हैं कि हम कोई 4% जीडीपी का खर्चा करेंगे, लेकिन 2% करते हैं या 2 पॉइंट समथिंग करते हैं। इस दफा उन्होंने कहा है, या 1 पॉइंट समथिंग इन्होंने किया है, 1.7 आई रेड समवेयर। तो अभी कह रहे हैं कि हम जो है वो 5% ले जाएंगे जीडीपी का इसके एजुकेशन के लिए। आप समझते हैं 5% ये करेंगे खर्चा? मुझे इमीडिएटली, हाँ, वो ओवर द पीरियड उसको बढ़ाने का कोई लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हो, मैं उसी लिए कर रहा हूँ ना, कोई प्लान बनाए ना रोड में, उसमें आप कहें कि हम ग्रेजुअली इसको 1-1.5% आ जाए, अगले 5 से 7 साल में यहाँ तक ले आएंगे। जब तक वो रोड मैप नहीं है, आप 5 के बजाय 10 कह दें, कोई ताली बजा देगा, लेकिन पता सबको एक होना कुछ। देखिए रोड मैप, टारगेट्स, उसमें आप ये भी रख लें कि आप जीडीपी का कितना पैसा कैसे बढ़ाएंगे, सूबों को किस रफ्तार से पैसे बढ़ाने हैं। तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि इसके पीछे सिद्दीकी साहब ने भी कोई होमवर्क नहीं किया होगा, उन्होंने भी एक ऐलान कर देना था, उन्होंने कर दिया। वजीर आजम को कहा आप ऐलान कर दें, वजीर आजम का ऐलान ही करना है ना, इसमें हमारा क्या नुकसान, कर देते हैं ऐलान। पूछता कौन है इस मुल्क में, इतने ऐलानात होते हैं जो हुकूमत में आता है। अच्छा, जो पार्टियां आज हुकूमत में, उनसे कहें उनमें से किसी को अपने ऐलानात इलेक्शन कैंपेन वाले कितने याद है, मैनिफेस्टो कितनों को याद है? पूछे रैंडमली इनके एमपी एमएनए को खड़ा करके ना, ऐसे ही पूछ रहे, सर याद है क्या अनाउंस हुआ था, कोई 2 चीजें बता दें, नहीं बता सकते, क्योंकि उसके पीछे होमवर्क नहीं है, सिंसियरिटी नहीं। तो ये एक बस रिवायती बयान है, बस चल जाएगा। अच्छा सर, ये आपने कभी सिंध के बारे में अगर हम बात करें तो इनके पास बहुत सारे इंटरवेंशन है। एक इंटरवेंशन इनके पास सिंध एजुकेशन फाउंडेशंस की है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। उसमें ये है कि ये बड़ी तारीफ करते हैं उसको, हम तकरीबन कोई 15 बिलियंस देते हैं उसको, सिंध एजुकेशन फाउंडेशंस। उनकी हिरारकी देखें तो डायरेक्टर से कम उनके पास कोई पोजीशन नहीं है, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये उनके पास पोजीशन है। और हालत ये है सर, उनके पास जो क्वार्टरली पैसे मिलते हैं, एक तो मीगर सा अमाउंट वो जो टीचर्स को देते हैं, वो भी उन टीचर्स को मंथली नहीं मिलता, वो भी उनको मिलता है एवरी 3 मंथ, जो 12-15 हज़ार रुपए है। जो वजीर साहब ने खुद ऐलान किया था कि हम किसी को जो गवर्नमेंट की सैलरी है उसके अलावा हम नहीं कर सकते, वो अपने डिपार्टमेंट पे भी इम्प्लीमेंट नहीं करा सका। अब भी हमारे पास जो सिंध एजुकेशन के जो स्कूल्स हैं, वहां भी 3 मंथली उन बच्चों को सैलरी मिलती है। वो ग्रेजुएट भी हार्डली नहीं होते, वो मेट्रिकुलेट होते हैं। तो आप मुझे बताएं, बातें तो हम बड़ी करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जब हम देखते हैं तो सूरत हाल तो बड़ी 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 पैथेटिक है। क्या कहेंगे सर इसके बारे में?
देखिए इसमें गैप्स बहुत, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अब हर मॉडल के अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ कमजोरियां हैं। सन एजुकेशन फाउंडेशन जो मॉडल अपेरेंटली वो जिस पे काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट से हटके वो उसको सिटीजन्स एंगेजमेंट के थ्रू या कहें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू उसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, जो उसका मॉडल है। कुछ स्कूल्स उनके बहुत अच्छे हैं, मैंने देखे हैं, जहां ओनर्स अच्छे हैं, ऑपरेट जैसे पहले ऑपरेटर्स कहते थे, अब उसे पार्टनर कहते हैं। मेरा ख्याल है जी दे जी, आर पहले पार्टनर्स, पहले अगर वो, क्योंकि इंटरप्रेन्योर अपना कहते पैसा थे। भी लगा रहे हैं, जी जी। वो अपना पहले पैसा भी लगा रहे हैं ना, वो बिल्डिंग बनाते हैं, फिर बड़ी एफर्ट है वो तो। एक सर्टेन स्टेज के बाद जाके एजुकेशन फाउंडेशन उनको पर चाइल्ड सब्सिडी का अमाउंट फिक्स्ड है डिफरेंटली। अब उसमें हो क्या रहा है कि मैं एक आध ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हूँ, जहाँ पे ऐसे स्कूल्स चलते हैं, और वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी मिनिमम जो वेज है उससे नीचे है। तो ये बड़ा कंसर्न होता है, हर वक्त इस पे बात होती है कि भाई आप मिनिमम वेज अगर, क्योंकि है तो गवर्नमेंट की एक्सटेंशन ना। अब उसमें चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि जी आप स्कूल के लिए पैसे नहीं है और टीचर के लिए पैसे नहीं होते। आपको कहा जाता है कि अगर आप इतने बच्चे एनरोल करें और उसमें से इतने परसेंट मॉनिटरिंग के दौरान मौजूद पाए जाएं, और फिर वो इतना कोई एग्जाम का भी उन्होंने कुछ अब रिसेंटली किया कि इतने परसेंट से पास हो रहे हो, जी जी तो हम आपको हर बच्चे पे इतने पैसे दे देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल उससे एक अमाउंट आपकी जनरेट हुई, अब वो हो गई ओनर की, वो एक इंडिविजुअल के पैसे हो गए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी उसको, शायद कुछ इदारे भी चलाए ना, लेकिन ओनर्स को भी ये है कि आप भी एज एन इंडिविजुअल जाके चला जी सकते हैं, रजिस्टर करा सकते जी। हैं। अब आपके पास आ गए 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए, जितना भी। अब यहां से उस इंडिविजुअल का भी रोल शुरू हो जाता है। उनमें से दो तरह के लोग हैं। कुछ मैंने ऐसे देखे, मैं चूंकि गांव देहात में गया हूं तो मैंने इनके देखे हैं मुख्तलिफ जगह। कुछ जगह पे जो इदारे हैं वो अच्छे हैं, वो कहते हैं कि यार हमें इससे कमाई करके जेब में नहीं डालना, हम एक सर्विस कर रहे हैं और इसके पीछे हमने 4-5 लोग स्टाफ रखे हैं, उनकी सैलरीज निकाल लेते हैं, और बाकी इतना खर्चा निकाल के, चाक का, डब्बे का, मार्कर का, बिजली का निकाल के इतने पैसे बचते हैं हम टीचर को। वो चूंकि अमाउंट इतनी बड़ी नहीं होती, तो ऑफन टाइम्स उस टीचर की सैलरी, जैसे आपने कहा ना कि वो मिनिमम में से कम या किसी जरूरत में बहुत ही कम भी होती है। जी बिल्कुल। फिर क्या होता है, कुछ लोग जो हैं जो थोड़े से कहते हैं कि यार नहीं, हमें इसमें से कमाना भी है, मेरा तो कारोबार है, मैं तो सर्विस तो दे रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं भी शहरी हूँ, मुझे भी तो जिंदगी गुजारनी है। तो वो भी कट लगाते होंगे कि अच्छा यार, अगर मुझे माजिद साहब 10,000 रुपये में पढ़ाने को तैयार हैं, तो मैं 15,000 रुपये किसी और को क्यों दूंगा? मार्केट कंपटीशन है, पढ़े लिखे नौजवान आपके पास बहुत हैं, मैट्रिक पढ़ा हुआ है, इंटरमीडिएट या यूनिवर्सिटी की डिग्री ली हुई है, फारिग बैठे हैं, हुनर हुनर आता नहीं है। तो कहते हैं कि अच्छा यार, घर बैठे कोई, अगर माजिद साहब के स्कूल में 10,000 भी मिल रहे हैं तो चलो मैं ले लूँ, मुझे तो ये भी तो 10,000 रुपये मिल जाएंगे। तो ये कंस्ट्रेंट्स हैं। अब इस तरह के मॉडल के लिए मिनिमम वेज की नॉन कंप्लायंस होना इज फंडामेंटली अ क्वेश्चन मार्क। बाकी उनकी तालीम कितनी अच्छी है नहीं है, वो तो कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम आप एवेल्युएट कर सकते हैं, कौन सा कोई स्कूल अच्छा होगा, कोई बुरा होगा। सरकार के भी ऐसे, टीसीएफ के भी लेंगे तो कुछ स्कूल शानदार होंगे, कुछ अच्छे नहीं होंगे। लेकिन जो आपने पॉइंट रेज किया कि सैलरी कितनी हो और कितनी फ्रीक्वेंसी से मिले, इसका सॉल्यूशन फिर या तो हुकूमत कर दे कोई सिस्टम के जी वहां पे जो टीचर पढ़ाएगा, हम इतने पैसे पर चाइल्ड तो देते हैं, इस शर्त पे देंगे हम इसको बढ़ा के इतना करें, अब टीचर को मिनिमम वेज से नीचे नहीं रख सकते। या तो गवर्नमेंट उसकी बढ़ा दे, और जो पार्टनर है, आप एक स्कूल चलाते हैं, आपको 1.5 लाख मिलता था, आपको 2.25 लाख रुपए दे दे, 2.5 लाख रुपए दे दे, ऊपर आपके चढ़ के बैठ जाए कि मैं चेक करूंगा कि आप पैसे टीचर को पूरे देते हैं कि नहीं देते। तो इसके हल निकालने चाहिए। लेकिन हमें स्कोप, क्योंकि चैलेंज भाई साहब ये है कि हमारे पास जितने बच्चे सिस्टम में उतने ही बच्चे, और वो हर साल बढ़ रहे हैं जो सिस्टम से बाहर है। अब आपको कोई इनोवेटिव लो कास्ट सॉल्यूशंस पे आना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि डिजिटल जो मीडियम है ना, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। और शायद दूर दराज इलाकों में चैलेंज हो, लेकिन मोबाइल आजकल हर जगह चल रहा है, थोड़ी सी हिम्मत करने की जरूरत। सर ये चैलेंजिंग तो जरूर है, लेकिन जाहिर सी बात है, हम भी दूर दराज इलाकों में, गांव गोठों में जाते रहते हैं। तो वहां पे तो अभी तक बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, तो वहां पे आपको ये कनेक्टिविटी नहीं मिलती। चैलेंजेस है, लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूं कि आप इस पे काम कर सकते हैं। अभी मैं ये एजुकेशन की बात कर रहा था, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, ये तो मैंने सर आपको एक इशू बताया। अब वहां पे दूसरे जो इश्यूज हैं, वहां पे आपको पता है कि ये सिंध हुकूमत को ने ऐलान किया है कि हम आपको बुक्स देंगे। तो बुक्स इनको, इन्होंने एकेडमिक ईयर पहले इन्होंने, इनका मई में था, अब इनका अगस्त तक है। तो ये अगस्त में शुरू होगा। लेकिन पिछले साल हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी इसको एडमिट किया कि हम 20 लाख बच्चों को किताबें नहीं दे सके।
यही मसला सिंध एजुकेशन फाउंडेशन में है, जो 30% बच्चों को बुक मिलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहता हूँ। मुझे याद है सर, आई ज्वाइन सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, तो वहां पे आपा अनीता गुलाम अली थी। उसने कहा कि मैं किसी भी तरह सिंध के जो दूर दराज इलाके हैं वहां भी ऑक्सफोर्ड की जो सिलेबस है वो पढ़ाना चाहती हूँ। हमने कुछ उससे आर्ग्यू किया, मैंने स्पेशली कहा कि आपको टीचर नहीं मिलेंगे, आप अगर पढ़ाएंगे भी सही तो वो गलत पढ़ाएंगे। बच्चा आपको उमरकोट में या देहात में ऑक्सफोर्ड पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा उसकी शेक्सपियर की पोएट्री। उसने कहा नहीं नहीं, हम ट्रेनिंग देंगे और हम पढ़ाएंगे। आज उसको तकरीबन 12-15 साल हो गए। 12-15 साल के बाद इन्होंने वो अपना सिलेबस चेंज कर दिया। अब इनके पास वही है जो अपना सिंटैक्स बुक बोर्ड। लेकिन उसके बावजूद भी इन टीचर्स को और इन बच्चों को हमारे को बुक्स नहीं मिलते, और बुक्स नहीं मिलते इसलिए वहां पे वो जो कॉम्पिटिटिव एलिमेंट जो क्लास में होने चाहिए वो तो बनते ही नहीं है। तो चैलेंजेस तो बहुत है इनके पास। ये तो माजिद साहब देखें, मैं इस मॉडल को जनरली अच्छा नहीं समझता। आप देखें होता क्या है, किताबें पहले तो छप जाएं टाइम पे, एक चैलेंज। डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंच जाएं, दूसरा चैलेंज। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट में वो जाके क्या ईडीओ के दफ्तर में रहेंगी या वहां से तालीम उसके तहसील तालुके तक जाएंगी? अच्छा, तालुके इतने बड़े हैं, कुछ 400-500 स्कूल हैं आपके तालुके में। जी बिल्कुल सर। अब वो टिपिकली टीचर को कहते हैं, सुपरवाइजर को, भाई आप गाड़ी अपनी ले आए और किताबें ले जाए। भाई अब वो गाड़ी ले आए तो उसका मतलब है उसको 10-15 हजार रुपए की कास्ट है, जो जी कि बजट में शायद नहीं होती। मैं अगेन कहता हूं कि आप प्री लोडेड टेबलेट्स आर द बेस्ट मॉडल। एक टेबलेट में ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक के तमाम जो ऑफलाइन कोर्सेज हों, जिसके लिए आपको ऑनलाइन होने की जरूरत नहीं है। ये हो रहा है दुनिया में, पाकिस्तान में भी कुछ जगहों पे हो रहा है। आपको कनेक्टिविटी उसमें फिर नहीं चाहिए, आप एक टेबलेट उठाएं, उसमें सारा मसाला डाल दें, सब किताबें सब, और उसमें सर्चेबल हो, उसके बड़े आसान तरीके हैं ना। आप उसमें फिर किताब बांटने छापने, इसके पीछे भी फिर देखें कितने लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, कितनी दौड़ लगी होती है, पब्लिशर्स के कोटे होते हैं, अफसरान के शेयर होते हैं, फिर उसकी डिस्पेच करने का एक पूरे अजाब से आपकी जान छुट जाएगी। और ये तब होगा, एक दिन में नहीं होगा। आप आज एक प्लान को रोल आउट करें, आप कहें कि अगले 10 साल में हम हर बच्चे के हाथ में टेबलेट होगी, एक किताब नहीं होगी, हम उसको चेंज करते जाएंगे। तो उसमें एक और आसान तरीका भी होता है, आप उसमें अपलोड कर दें बुक्स, और अगर कोई आपको 5 साल के बाद किताब में तब्दीली करनी है ना, उसको सिर्फ नेट की कनेक्टिविटी दे दें, वो नया उसमें अपडेटेड वर्जन अपलोड कर देगा। जी बिल्कुल ऐसे ही तो है। अब टेक्नोलॉजी का फायदा लें, दैट्स द ओनली सोल्यूशन। सच्ची बात है, इसके आप बहुत सारे करप्शन से बच जाएंगे, इनएफिशिएंसी से बच जाएंगे, बहुत सारे लॉसेस से बच जाएंगे। सर ये यही तो बड़ा मसला है कि हम कनेक्टिविटी की तरफ नहीं आते। मैं अभी सिंध यूनिवर्सिटी के साथ सर थोड़ा काम करता हूँ, तो एफिलिएटेड हूँ। वहां पे सारा सिस्टम इन्होंने ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन करने के बाद भी वो हमें कहते हैं कि आप हमें फिजिकली भी चीजें मुहैया कर रहे हैं। हालांकि दुनिया में ऐसा नहीं होता, आप ऑनलाइन अपना सर्टिफिकेट दे देते हैं फिर नहीं मांगते, लेकिन हर चीज वो मांगते हैं। जब हमने उनको साथ आर्गिन किया, उन्होंने बताया कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट है। वेस्टेड इंटरेस्ट है कि वो आएगा, जब आएगा तो उनसे कुछ खर्ची पाने मिलेगी। तो इसी तरह हम देखते हैं ना, जो जिस तरह भी अगर आप ये जो काम होगा, ये अगर अगर वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होगा तभी हो सकता है। लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट इतना है, इसकी पब्लिकेशन, इनके बहुत सारे जो पैसे हैं वो लगते हैं, और उसमें बहुत सारा खर्चा आता है। तो इसीलिए शायद सिंध हुकूमत इस पे ध्यान नहीं देती। तो हमें इसके लिए वॉइस करनी पड़ेगी, एडवोकेसी करनी पड़ेगी, हुकूमत को बार बार कहना पड़ेगा उठते बैठते कि भाई अब ये सिलसिला बंद करें। आप टेबलेट्स लेते हैं ना, आप टेबलेट एक मरतबा दे देते हैं, अच्छा उसके अपने चैलेंजेस आएंगे, चार्जिंग के इश्यूज होंगे, 16 जी घंटे जी बिजली नहीं होती, उसमें भी कट किकबैक्स आएंगे। लेकिन आप एक स्टेप आगे बढ़ जाएं, कम से कम एक स्टेप आप ये कर देना। आप कहें कि अच्छा जी, आप जैसे कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि ऑनलाइन भी करेंगे, साथ में फिजिकल भी उसको रखें। आप उसको क्या कहते हैं, फेज आउट का प्लान बना के दें कि अच्छा पहले साल हम 80% पर्सनल इन पर्सन रहेंगे, अगले 1 साल में हम उसको 60% पे ले आएंगे, 5 साल के बाद नो इन पर्सन, दैट्स इट। आपको 5 साल में ट्रांसफर होना है, हो जाए या घर बैठ जाए, एक मरतबा डिसीजन हो। लेकिन आपकी बात सही है, जब वेस्टेड इंटरेस्ट दरमियान में नहीं होंगे, जब जाके ये फैसले इतने पावरफुल कोई ले सकता है। और अगर आप ये फैसले नहीं ले सकते, तो फिर इमरजेंसी इमरजेंसी तो क्या, आप नॉर्मल तालीम भी आने वाले बरसों में देने के काबिल नहीं रहेंगे।
यही यही सर मैं सोच रहा हूँ ना कि आपके पास एक जो हो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो जो स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, वो तो कम से कम कोई डिस्कस करे ना। ऐसे ऐलानात कर देते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, उसमें कोई स्ट्रेटेजी बिल्कुल मिसिंग होती है। अच्छा सर, मैं अब लास्ट में आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि सिंध की जो आपने सूरत हाल बताई, जैसे आपने कहा कि ये कि 4.2 मिलियन बच्चा जो स्कूल से बाहर है, और उसमें बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। लाइक सर, उसमें बहुत सारे बच्चे हमारे मेल न्यूट्रिशन हुए हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं जो स्टंट बच्चे हैं, और इसके अलावा हमारे पास ऐसे भी बच्चे जो 16 साल के बच्चे हैं। अब ऐसे बच्चों को अगर आप स्कूल में लाएंगे तो यूनिफॉर्म पॉलिसी तो नहीं हो सकती इन बच्चों के लिए। तो आप नहीं समझते कोई नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए भी कोई इस तरह की ओपनिंग होनी चाहिए, जो सिंध हुकूमत ने की भी है? इसको आप कैसे देखते हैं सर? जी, किसी जमाने में ये मैं तालीम इवन जब स्कूल गोइंग था, मैंने तब भी देखा था तालीम बालगान की बाल किताबें छपती थी सिंधी में, बहुत आसान मजे की किताबें, पिक्टोरियल इस तरह की। तो ये जो ग्रोन अप किड्स हैं उनका करिकुलम, आप अगेन मैं कहता हूं कि मैं अगेन अज्यूम कर रहा हूं कि एक टेबलेट है, आप उसमें 2-3 मॉड्यूल्स डाल दें कि जी ये ग्रेड 1 to 5 का है, ये इस 6 to 16 ईयर्स के एज के बच्चे का मॉड्यूल ये है, 16 to 30 ईयर्स का लिए ऑनवर्ड्स के लिए मॉड्यूल डिफरेंट हो सकता है। तो ये तो वर्किंग करनी पड़ेगी, ये बात आपकी ठीक है। बल्कि मैं उसको और स्पेसिफाई करूं तो आपको शायद जोन्स भी बनाने पड़े। आपको जो अर्बन सेटलमेंट्स के बच्चे हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट शायद आपकी कंटेंट की वेरी भी कर जाए। जो थोड़े रिमोट एरियाज में हैं, जो बिल्कुल कोई मैंने डिफरेंट जोन में रहते हैं, उनके आसपास की निबातात अलग है, ज्योग्राफी अलग है। अब एक माउंटेन में बच्चा रहता है खिरतर के बेल्ट में, आप उसको खिरतर नहीं बताते, हिमालय पढ़ा रहे, वो मुझे बताइए वो कैसे रिलेट करे? तो आप उसको हिमालय जरूर बताएं कि पाकिस्तान का एक बड़ा पहाड़ है, लेकिन साथ में उसको अपना कीथर भी पढ़ा दें। आप सब सारा डेजर्ट पढ़ाते हुए अगर थरपार करके बच्चे को अपने डेजर्ट और उसकी वेजिटेशन और उसके जानवर और इकोसिस्टम नहीं बताते, तो वो सब सारा अफ्रीका का डेजर्ट पढ़ के क्या करे? तो कंटेंट की रेलेवेंस पे भी काम होना चाहिए, उसकी भी आप मल्टीपल जोन्स बना सकते हैं कि जोन 1 के लिए ग्रेड 1 to 16 का मेरा ये कंटेंट, ये सारी चीजें हो जाती हैं और ये नामुमकिन में नहीं है। 2-3 साल की एफर्ट होती है, ये डुएबल है। पर आपकी आपकी जो बात है ना, जो हम कह रहे हैं बार बार, कहीं से शुरू तो करें ना, कोई प्लान बनाए ना, वो प्लान बेहतर करते जाएं, उसकी खामियां कम करते जाएं, उस पर फीडबैक लें, उसको फर्दर इंप्रूव करें। लेकिन पहला स्टेप उठेगा तो अगला स्टेप ठीक हो सकेगा। पहला स्टेप उठाने की जरूरत। सर, थैंक यू वेरी मच इंडीड। आपका सर बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।